हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम करने वाले हैं आदिकालीन गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास पर। आज का जो हमारा क्लास होगा, क्लास नंबर 12 होगा। इससे पहले हम 11 क्लास जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने इतिहास, हिंदी इतिहास लेखन पद्धति को पढ़ा है, फिर इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है, ग्रंथकार पढ़े हैं, आदिकाल को पढ़ा, आदिकाल का विभाजन देखा, अपभ्रंश साहित्य, रासो साहित्य, और हमने जैन साहित्य व रास साहित्य देख लिया है। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। लौकिक साहित्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं ये आदिकाल पर हमारा आज का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम आदिकालीन गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि आदिकाल के समय में भी गद्य में लिखी गई हैं, ठीक है। तो वे रचनाएं हम यहाँ पर करेंगे, और इसके बाद में हम अन्य कवि हैं कुछ, ठीक है, तो उनको भी यहाँ करने वाले हैं। तो ये पूरा एक ही क्लास होगा, कुछ बड़ा हो जाएगा क्लास, लेकिन पूरा एक ही क्लास के अंतर्गत एक ही पीडीएफ मिलेगा आपको। अभी तक के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। ऐसा ही कलरफुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराया गया है, जिसको आप यहाँ क्लास देखने के बाद में वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराइएगा। जो भी आपका दोस्त हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ में जुड़िएगा। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दूसरा कोई सब्जेक्ट इसका शुरू करेंगे, और ये आपको मदद करने वाला है यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSS TGT PGT में, नेट में, जीआरएफ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब में ये आपकी हेल्प करेगा। जहाँ पर भी आपसे साहित्य पूछा जाएगा वहाँ ये आपको हेल्पफुल होगा क्लास। तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आदिकालीन गद्य साहित्य, काफ़ी रचना के साथ साथ आदिकाल में गद्य साहित्य की रचना का भी प्रयास लक्षित होता है, और इसमें कुछ रचनाएं हुई हैं जैसे कि क्वल्यमाला आपकी, और राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ये रचनाएं जो हैं आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ये उल्लेखनीय रचनाएं हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वल्यमाला। क्वल्यमाला जो ये इसको कुछ लोग क्वल्यमाला कथा के नाम से भी जानते हैं, कुछ क्वल्यमाला के नाम से जानते हैं। तो ये जो रचना है ये उद्धोतन सूरी की है, 9वीं शताब्दी की ये रचना है। क्वल्यमाला के विषय में एक कथन मिलता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो देख लीजिएगा। क्वल्यमाला कथा में ऐसे प्रसंग है जो कि बोलचाल की तत्कालिक भाषा के नमूने जिसके अंतर्गत मिलते हैं। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट जो रचना है हमारी राउलवेल है। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है, और यह 10वीं शताब्दी की है। राउलवेल का अर्थ है राजकुल का विलास, वेली या फिर आपका वेल। इसका अर्थ होता है श्रृंगार व कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठने वाली काव्य रूपी लता। राउलवेल का संपादन किया था डॉक्टर हरिवल्लभ चुन्नीलाल भयाणी ने, और इसका प्रकाशन भारतीय विद्या पत्रिका से होता है। यह एक शिलांकृत कृति है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धारदार जिले से प्राप्त हुई है यह रचना, और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में यह सुरक्षित है। यह हिंदी की प्राचीनतम यानी कि प्रथम चंपू काव्य यानी कि गद्यपद मिश्रित कृति है। चंपू काव्य किसको बोला जाता है? हिंदी की प्रथम और प्राचीनतम चंपू काव्य है, जिसमें कि कुछ उसका पार्ट गद्य में होता है और कुछ पार्ट उसका पद्य में होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से जो रचना होती है, जिसके अंतर्गत गद्य पार्ट भी होता है और आपका पद्य वाला पार्ट भी होता है, तो उसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। गद्य प्लस पद आप कर सकते हैं चंपू काव्य। हिंदी में नक्सिक सौंदर्य का आरंभ इसी रचना ग्रंथ से होता है। जो नक्सिक का वर्णन किया गया है, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन, तो वो इसी रचना से आरंभ होता है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें आगे क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें हिंदी की 7 बोलियों यानी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी की प्रधानता है, यानी कि राजस्थानी जो भाषा है इसके शब्दों की अधिकता है, और 7 बोलियों के शब्द इसके अंतर्गत हैं। इसमें 7 नायिकाओं के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन
आपको देखने को मिलता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कथन है तो इनको देखेंगे। कथन, इस शिलालेख किसकी बात हो रही है? राउलवेल की। तो राउलवेल की बात हो रही है यहाँ पर। इस शिलालेख का जो विषय है वो कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 कन्याओं का नक्सिक वर्णन है। 7 नायिकाओं का, जो किसी सामंत की 7 नायिका थी उनका नक्सिक वर्णन यहाँ किया गया है। प्रथम नक्सिक की नायिका का ठीक से पता नहीं है कौन थी, दूसरे नक्सिक की नायिका महाराष्ट्र की थी और तीसरे नक्सिक की नायिका पश्चिमी राजस्थान व गुजरात अथवा गुजरात की थी, या तो वो राजस्थान की थी या फिर वो गुजरात की थी। चौथे नक्सिक में किसी टक्कणी का वर्णन किया गया है और 5वें नक्सिक का संबंध किसी गोंडिये से है। छठे नक्सिक का संबंध 2 मालवियों से है और ये सारी नायिकाएं जो है इस सामंत की नवविवाहिताएं थी। ऐसा कथन किसका है? माता प्रसाद गुप्त जी का है। ये कथन है माता प्रसाद गुप्त जी का, जहाँ पर इन नायिकाओं का वर्णन किया जाए कि ये नायिकाएं कहाँ से थी, कौन सी थी। तो ये समझ लेना माता प्रसाद गुप्त का ये कथन है। आगे देखिएगा, माता प्रसाद गुप्त के संपादन में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ है और इन्होंने इसका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी तथा इसकी भाषा को सामान्यतः दक्षिणी कोसली माना है। बच्चन सिंह ने इसका जो रचयिता है वो रोव को या फिर रोड कवि को माना है। वैसे रोड़ा माना जाता है नाम, लेकिन बच्चन सिंह उसका नाम या तो रोव मानते हैं या फिर वो रोड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो रचना है हमारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है। 12वीं शताब्दी की ये रचना है। यह बनारस के महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। यह 5 भागों में विभाजित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये 5 भागों में विभाजित एक व्याकरण ग्रंथ है। रचनाकार ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताई है। जो इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा जी, वे बताते हैं कि इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा पुरानी कोसली मानी है और रचना का उद्देश्य है राजकुमार को जो कन्या कुब्ज, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कन्या कुब्ज ये पूरा नाम है इसका, यहाँ पर कन्या कुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालिक भाषा संस्कृत सिखाना था। ठीक है, रचना का उद्देश्य था राजकुमारों को कन्या कुब्ज और काशी प्रदेश में तत्कालिक भाषा संस्कृत को सिखाना था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी की ये रचना है। ठीक है, इसका जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। यह रचना 8 कल्लोल, जिनको आप सर के नाम से भी जानते हैं, इनमें विभाजित की गई है। 8 कल्लोल कौन कौन से हैं यहाँ वर्णन किया गया है इनका, मैंने सारे टाइप किए हैं यहाँ पर, जिससे कि आपका कुछ भी नहीं छूटे। और हाँ, एक और बात आपको बताऊँ मैं, ये जो PDF है ये मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा है या कुछ और होना चाहिए था। ये बहुत ही सटीक है। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका एक क्लास होने के बाद में दूसरी क्लास में समय लग जाता है, क्योंकि मुझे ये नोट्स बनाने पड़ते हैं काफ़ी सारी बुक्स से और नोट्स से, ये सब टाइप करना होता है, तो आपको क्लास मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। देखिएगा, नगर वर्णन पहला कल्लोल जो था ये इसमें नगर वर्णन है। फिर नायिका वर्णन है दूसरे कल्लोल में। आस्थान वर्णन किया गया है तीसरा कल्लोल के अंतर्गत। चौथे कल्लोल में ऋतु वर्णन है। 5वें में प्रणय वर्णन किया गया है। 6ठे कल्लोल में बट्टादी वर्णन है और 7वें कल्लोल में शमशान का वर्णन है। 8वां कल्लोल जो है ये अधूरा है, 8वां सर्ग यानी अधूरा है। इसे मैथिली का शब्दकोश कहा जाता है। इस रचना को मैथिली का शब्दकोश कहा जाता है और इसका जो ढांचा है वो विश्वकोशात्मक ढांचा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा पंडित बबुआ द्वारा संपादित कर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित कराई गई ये रचना है। वर्ण रत्नाकर जो है ये मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है। तो यहाँ जो गद्य साहित्य की रचनाएं हैं ये आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप कुछ देखेंगे अन्य कवि। अन्य कवियों में सबसे पहले आते हैं विद्यापति जी। तो विद्यापति को हम यहाँ पर लेते हैं, इनका समय माना जाता है 1350 से लेकर 1460।
ठीक है, 1350 से 1460। आप इसको 14वीं शताब्दी के कवि भी मान सकते हैं, 14वीं शताब्दी भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, जो विद्यापति है ये मैथिली और संस्कृत के कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। विद्यापति जी के अंतर्गत बहुत सारी क्वालिटी थी, यहाँ मेंशन की गई है। ठीक है, वे शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मैथिली कवि कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। मैथिली के कवि कोयल के नाम भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, विद्यापति के प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी सीमित था। तो देखिए, विद्यापति जी की मैंने पिक्चर भी यहाँ पर मेंशन की है। ये हैं हमारे विद्यापति जी। आगे देखिएगा, विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के जिला दरभंगा की मिथिला के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था। इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। इनके पिता जो हैं वे गणपति ठाकुर थे। इनका वंश ब्राह्मण और उपाधि इनकी ठाकुर थी। इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी था। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। तो इनके विषय में इतना कुछ तो आपको जानना ही होगा। आगे देखिए, विद्यापति को संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली का पूरा ज्ञान था। उन्हें पंडित समाज ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया था। कौन कौन सी उपाधियां इन्हें मिली थी वे भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है। देखिएगा, अभिनव जयदेव कहा गया, इनको मैथिल कोकिल कहा गया है, सरस कवि, अपरूप का कवि, खेलन कवि, कवि कंठार, कवि रंजन, कवि रतन, नवकवि शेखर, नवकवि और मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि इन्हें कहा गया है। सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले कौन थे? विद्यापति ही थे। अब कुछ इनके विषय में कुछ कहा गया है, कुछ मतलब जो हमारे इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, कुछ कवि हैं, वे क्या बोलते हैं वो जान लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। तो इनको क्या कहा गया है? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य देव विद्यापति के पदों को गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। जब वे इनके पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। आगे देखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है। तो इन्होंने क्या क्या माना है? शुद्ध श्रृंगारी माना है। हरप्रसाद शास्त्री का नाम इसके अंतर्गत आता है, शुक्ल जी का नाम आता है, सुभद्रा झा का नाम आता है और रामकुमार वर्मा व रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ध्यान में रखेंगे, पांचों के नाम 5 हैं ये, इनके पांचों के नाम ध्यान में रखेंगे। बोलते हैं कि विद्यापति जो है वो शुद्ध श्रृंगारी हैं। आगे देखिएगा, विद्यापति के समय की भाषा प्राकृत देर से व्युत्पन्न अवहट भी आप इसको बोल सकते हैं। पूर्वी भाषाओं जैसे कि मैथिली, भोजपुरी शुरुआती संस्करण में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली में दांते और इंग्लैंड में चासर के समान माना जाता था। ठीक है, इनका प्रभाव कैसा था? जैसे इटली में दांते का प्रभाव और इंग्लैंड में चासर का प्रभाव था, तो विद्यापति का प्रभाव ठीक वैसा ही था। उन्हें बंगाली साहित्य का जनक माना जाता है। विद्यापति जी को बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इनके काव्य में जो मध्यकालीन मैथिली भाषा थी उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें वैष्णव, शैव, शाक्त भक्त के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पंगी हुई जो रचनाएं हैं वो आज भी जीवित हैं। ठीक है, पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर कृतियां हैं, अमर रचनाएं हैं।
इनके प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, डिटेल में हम इनको जानेंगे क्योंकि इनके विषय में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन रचनाओं को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है वो डिटेल में ही आपको बताई जाएंगी, ठीक है। विद्यापति जी के प्रमुख ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है कीर्तिलता का। कीर्तिलता की भाषा की अगर बात करें, अवध भाषा में ये है। आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत कीर्ति सिंह की उदारता और यश का वर्णन किया गया है। ये एक चरित काव्य है। यह अंगी रस है, इसमें अंगी रस जो है वो वीर रस है। कीर्तिलता में विद्यापति अपने आप को खिलन कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपने आप को इन्होंने क्या कहा है? खिलन कवि कहा है। आगे देखिएगा, विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंगी भृंगी संवाद के रूप में लिखा है और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने भृंगी भृंगी संवाद के रूप में की है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है, पुरुष कहानी भी आप इसको बोल सकते हैं, या कहानी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कीर्तिलता में विद्यापति ने जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस स्थान का वर्णन किया गया है, तो जौनपुर आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक काव्य है। नेक्स्ट, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बाना कहा है। इसमें 4 अध्याय हैं जिसे पल्लव कहा गया है, ठीक है। ये 4 अध्याय हैं जिनको आप पल्लव के नाम से जानते हैं। पल्लव नाम दिया गया है इन अध्यायों को। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या फिर टकसाली अपभ्रंश भी कहा है। वैसे अगर आप नॉर्मली देखा जाए किसके अंतर्गत आती हैं, ये तो मतलब इनके अकॉर्डिंग है। शुक्ल जी ने क्या कहा है, पूर्वी अपभ्रंश कहा है या टकसाली अपभ्रंश, वैसे वो अपहट के अंतर्गत ही आएगी। आगे देखिएगा, कुछ कथन है इंपॉर्टेंट, तो वो भी यहाँ पर रखे गए हैं कीर्तिलता से संबंधित। उस काल के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों की लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत और यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काफ़ी सुंदर इन्होंने वर्णन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि उस काल की मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों की लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत वर्णन जितना विद्यापति जी ने कीर्तिलता के अंतर्गत किया है, अन्यत्र मिलना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट कथन देखिएगा, सौभाग्यवश विद्यापति की कीर्तिलता में कोई प्रक्षेप नहीं हो सकता और उसमें थोड़ी बहुत ताजगी बची रह गई है। ये कथन भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट रचना आती है इनकी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। इसकी एकमात्र जो प्रति है कीर्ति पताका की, एकमात्र जो प्रति है वो नेपाल के राज पुस्तकालय में है और इसकी नकल डॉक्टर उमेश मिश्र को प्राप्त हुई है। यह एक खंडित ग्रंथ है क्योंकि इसके 22 पृष्ठ जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं और इसका अभी तक जो है ये प्रकाशन भी इसका नहीं हुआ है। आगे 3rd नंबर पर आती है पदावली। पदावली में नक्सिक वर्णन मिलता है। दूती प्रसंग आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन किया गया है। यह एक गीति काव्य है। पदावली क्या है? एक गीति काव्य है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है और निराला जी ने उनके पदों को नागिन की मादक लहर कहा है, ठीक है। इन पदों को, पदावली के जो पद हैं, क्या कहा है निराला जी ने? इसको कहा है नागिन की मादक लहर। तो ध्यान में रखेंगे, नागिन की मादक लहर किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। विद्यापति के पदों को बोल सकते हैं आप या पदावली के पदों को बोल सकते हैं। पदावली की रचना विद्यापति ने स्वांत सुखाय के लिए की है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी इसमें क्वेश्चंस जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो पूछे हुए क्वेश्चंस ही हैं। इसमें राजा शिव सिंह की एवं उनकी पत्नी लखमोदेई की प्रतीकार्थ मिलता है। किसका प्रतीकार्थ मिलता है? शिव सिंह का और उनकी पत्नी लखमोदेई का प्रतीकार्थ मिलता है। पदावली के विषय में विद्वानों के मत देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं विद्वान। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं और उनकी रचना राधा कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है। आगे हरिओत जी के अनुसार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर ऐसा अनुभव होता है जैसा अनुभव गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? यहीं पर बता दिया आपको, जयदेव हैं। जयदेव की पदावली को पढ़कर होता है वैसा ही अनुभव विद्यापति की पदावली को पढ़कर होता है। ये कथन आपका हरिओत जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय भूत करने की क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है।
अच्छा ठीक है, यहाँ तक आपको क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और एक एक बात आपको ये भी बतानी है कि आप किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ये जानना भी ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियो देखता है, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देखता है या फिर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा हुआ है, तो वो ये ज़रूर बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और कौन सा आपका पेपर आने वाला है, जिससे कि उसके लिए हम कुछ और भी प्रयास कर सकें आपके लिए, ठीक है? और चैनल को जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा आलोचकों के मत, पदावली के संबंध में आलोचकों के मत देखिए। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, पदावली में उन्हें तोड़ते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि विद्यापति जी कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, वहीं पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये कथन है। आलोचना करते हैं बच्चन सिंह इसकी और बताते हैं उन्होंने क्या किया है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह की प्रत्यार्थ लिखी गई तो पदावली स्वान सुखाए के और लखमोदेई शिव सिंह के प्रत्यार्थ लिखी गई है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिक की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह है, वे अपरूप के कवि हैं। किसके कवि हैं? अपरूप के कवि हैं। तो यह कथन भी आपका बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह के 3 कथन आए हैं आलोचना में, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो कथन है, विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है और उसमें उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उसे आध्यात्मिक कहना क्या होगा? खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन भी बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट, देश भाषा में लिखी पहली रचना पदावली है। आते हैं हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। यहाँ और है और ये पीडीएफ में ठीक कर दिया जाएगा। और हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं, यह कथन भी बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे ही कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, यह कथन शुक्ल जी का है। नेक्स्ट जो रचना है गोरक्ष विजय है। गोरक्ष विजय के विषय में जानते हैं कि यह रचना मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसके 2 भाग हैं, गद्य और पद। गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। यह सारी रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये जो आगे रचनाएं दी गई हैं, ये गोरक्ष विजय के विषय में ये 3 ही पॉइंट थे और यहाँ पर जितनी भी रचनाएं आगे हैं वो सारी की सारी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं इनकी, तो इनको देख लेंगे। 5th नंबर पर आती है मणिमंजरी, 6 पर भू परिक्रमा, 7 नंबर पर पुरुष परीक्षा जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, 8 नंबर पर दुर्गा भक्ति तरंगिणी, 9 पर शैव सर्वस्व सार, 10 नंबर पर गंगा वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, व्रण्यकृत्य, ठीक है, व्रणकृत्य, दैत्य निर्णय, दान वाक्यावली इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं विद्यापति जी की, ये संस्कृत भाषा में है। आगे देखिए, कुछ प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी विद्यापति की। देसिल बाना सब्जन मिठा तई तय सन जंपो अवहट्टा, माधव हम परिणाम निराशा, इनकी पंक्ति है। खने खने दसन छटा छटुहास, हटा छटुहास, ये भी इन्हीं की पंक्ति है। नेक्स्ट, सरस बसंत समय भला पावली, दहिन पवन वह धीरे, सपनाहु रूप वचन एक भासई, मुख से दूरी करु चीरे, तो ये इन्हीं की है पंक्ति। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे बचते हैं अमीर खुसरो जी, और ये आज की क्लास के लास्ट कवि हैं, तो चलिए इनके विषय में भी जान लेते हैं। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के समय को जानते हैं। अमीर खुसरो का समय क्या है? देखिए, अमीर खुसरो का समय 1253 से लेकर 1325 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह ने इनके समय को 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक माना है। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिला के पटियाला गांव में हुआ था।
इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद था। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन ओहलिया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो की भाषा की बात करते हैं। इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली, ब्रज, अवधी तथा फारसी थी। स्वयं अमीर खुसरो ने 11 सुल्तानों का शासन देखा था। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, 3 वंश आए थे उनके समय में, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश आता है। और सुल्तानों की बात की जाए तो 11 सुल्तान आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने समय बिताया। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा का खुलकर प्रयोग किया। उन्हें खड़ी बोली का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता है और वे अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो के अन्य उपनाम हैं भारत का तोता, तूतिए हिंद, हिंदुस्तान की तूती, खड़ी बोली के प्रथम कवि, तोता ए हिंद। अलाउद्दीन ने कहा, कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। इनके उपनाम हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। अमीर खुसरो हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि थे। भारतीय संस्कृति का एक वाद्य यंत्र वीणा और अरबी के तंबूरे को मिलाकर इन्होंने सितार का आविष्कार किया। यह तबला के आविष्कारक थे। जनता का मनोरंजन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ज्ञान मूलक, मनोरंजन परक एवं सूफी रचनाएं इनकी विशेषता थी। इन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, इन्होंने हिंदी को फारसी कवि जामी का समकालीन बताया है। स्वयं को क्या बताया है? फारसी कवि जामी का समकालीन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मेधावी एवं सुकवि की संज्ञा दी है। तो इन्हें संज्ञा कौन सी मिली है? हजारी प्रसाद के अनुसार मेधावी कवि की और सुकवि की इन्हें संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या की बात करें तो 100 मानी गई है, लेकिन इनके 20 से 21 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं अब। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ जैसे कि खलिक बरी, इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए की गई थी। खलिक बरी की जो रचना है वो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, तुगलक वंश की बात हो रही है, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए की गई थी। और यह क्या है? एक कोश ग्रंथ है। सेकंड रचना है इनकी पहेलियाँ। यह खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। थर्ड नंबर पर आती है मुकरियाँ। मुकरियाँ ब्रजभाषा में है बात से मुकर जाना। इसका मतलब क्या होता है मुकरियाँ का? बात से मुकर जाना। नेक्स्ट रचना है इनकी दो सुखने। दो सुखने खड़ी बोली क्यों शैली, खड़ी बोली और क्यों शैली में है, यानी 2 प्रश्नों का एक उत्तर। प्रश्न आपसे एक साथ में 2 किए जाएंगे और आपको एक उत्तर दिया जाएगा। तो ये दो सुखने की कुछ रचनाएं मैं आपको नीचे दूंगी, ठीक है। जब आपको इनकी पंक्तियां दिखाऊंगी कि पंक्तियां कौन कौन सी है, तब वहाँ इसका एग्जाम्पल दूंगी आपको दो सुखने का। नूर सिपहर, ये भारतीय बोलियों का विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है नूर सिपहर के अंतर्गत। और इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। हालात कन्हैया की बात करते हैं। यह अवधी प्लस ब्रज भाषा की भक्ति परक रचना है। हालात कन्हैया जो है ये अवधी और ब्रज का एक मिश्रित रूप है और एक यह भक्ति परक रचना है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट रचना आती है इनकी गज़ल, फिर नजराने हिंद और आवाज़े खुसरवी इनकी रचना है। ये संगीत विषयक रचना है, आवाज़े खुसरवी। नेक्स्ट रचना इनकी आशिक है। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो मैंने यहाँ मेंशन की। आशिक में क्या है? इस रचना में हिंदी की प्रशंसा की गई है। ये है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि हमें याद रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा। अमीर खुसरो की हिंदी की रचनाओं के प्रथम संकलन जवारे खुसरवी के नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। द्वितीय संकलन की बात करें तो 1922 में ब्रजरतन दास ने खुसरो की हिंदी कविता
खुसरो की हिंदी कविता के नाम से नगरी प्रचारणी सभा से काशी से प्रकाशित इसको करवाया था। नेक्स्ट, आलोचकों के मत के विषय में जान लेते हैं। इनके लिए आलोचकों के क्या क्या मत थे। पहली रचना कि इस शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विस्तार पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, उसमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन, अमीर खुसरो के अमीर खुसरो हिंदी के पहले ये कई नहीं है, यहाँ पर कवि है, ठीक है। अमीर खुसरो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। नेक्स्ट कथन, अमीर खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में जनकवि थे। बाबू गुलाब राय का यह कथन है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। तो ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे देखिए, डॉक्टर कादरी ने खलिक बरी को उनकी रचना नहीं माना है। किनकी? अमीर खुसरो की रचना नहीं माना है। शुक्ल जी, ये शुक्ला नहीं, शुक्ल जी है। शुक्ल जी ने अमीर खुसरो की रचना का उद्देश्य मनोरंजन माना है और शुक्ल जी ने विद्यापति व अमीर खुसरो को आदिकाल के फुटकल कवियों की जगह दी है। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ। देखिए, अमीर खुसरो की जो पंक्तियाँ हैं इनको देख लीजिए। चे मन तूती हिंदुम अर रासत पुरसी, जे मन हिंदुई पुरस ता नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अमीर खुसरो ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें कर सकूं। गुरु के निधन पर इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो देखिए कौन सी पंक्तियाँ थी वे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। इनकी बहुत ही फेमस पंक्ति है खुसरो जी की। सूफी भाव में भी इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। तो सूफी भाव की पंक्तियों को देखिएगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सूफी भाव की पंक्तियों को देखिएगा। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। ये सूफी भाव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नेक्स्ट, पहेलियों से पंक्तियां ली गई हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, और मोती उससे एक ना गिरे। तो ये पहेली पूछी गई थी इस तरीके से। तो इसका जो आंसर होता है वो आकाश है, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, आसमान जो है वो पूरा तारों से भरा रहता है। सबके सिर पर औंधा धरा, वो सभी ऊपर सिर करके देखेंगे तो सभी के सिर पर एक तरीके से रात में ऐसा लगता है रखा हुआ है। चारों ओर वह थाली फिरे, चारों ओर वह घूमती रहती है, लेकिन उससे कोई भी मोती नीचे नहीं गिरता, ठीक है। दो सुखनों से देखिएगा, दो सुखने जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो से तीन क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछे जाते हैं और फिर उनका उत्तर देना होता है। रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। इसका मतलब क्या है? फेरा ना था ना, यानी कि पलटा ना था, ये इसका आंसर है। अनार क्यों न चखा, नेक्स्ट देखिएगा, दो पंक्तियाँ ली थी मैंने यहाँ पर। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। इसका उत्तर क्या है? दाना ना था, यानी अनार का दाना और
दाना, दो शब्द का अर्थ होता है दाना, एक तो अनार का दाना होता है और एक दाना का मतलब बुद्धिमान होता है। ठीक है, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा। तो आपको समझ में आया, इसका मतलब था दाना ना था। मुकरियाँ देख लीजिए, मुकरियाँ मुकरियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। जब इनको पढ़ते हैं मुकरियों को तो बहुत ही मन लगता है मुकरियाँ पढ़ने में। देखिए, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। ध्यान से सुनिएगा, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। ठीक है, तो ये जो है इनकी मुकरियाँ हैं। मुकर जाती हैं बात से, अपनी बात सारी बोलती हैं, लेकिन जब इससे पूछा जाता है ए सखी साजन तो बोलती है ना सखी लोटा। आगे देखिएगा, एक और मुकरी ली है मैंने यहाँ पर। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत। नंगे पाँव ना तो फिरने देता है, पाँव से मिट्टी को तो टच ही नहीं होने देता। पाँव का चूमा लेता निपुता, ए सखी साजन ना सखी जूता। ठीक है, अब गज़ल देख लीजिएगा, अमीर खुसरो की गज़ल। जे हाल मिसकी मुकन तगाफुल, दुरिया नैन बनाए बतिया। एक और गज़ल है, छाप तिलक सब छिनी रे, मुँह से नैन मिलाई के। ये गज़ल लिखी है अमीर खुसरो जी ने। सामाजिक विश्वास पर भी इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, तो देखिएगा। उज्ज्वल बरन धीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत देखत मैं तो साधु है, देखत में तो साधु है, पर निपट पार की खान, पर निपट पार की खान। ये सामाजिक विश्वास पर लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा, इसका उत्तर जो है वो बगुला पक्षी है। नेक्स्ट एक और पंक्ति है यहाँ पर। चार अंगुल का पेड़, सवा मन का फता, चार अंगुल का पेड़ और सवा मन का फता, फल लागे अलग अलग, फल लागे अलग अलग, आगे पक जाए इकट्ठा, पक जाए इकट्ठा। ये क्या है, कुम्हार की चाक के लिए इन्होंने कहा है। जो कुम्हार का चाक होता है, कुम्हार जो है थोड़ी सी मिट्टी लेता है, बड़े बड़े से बर्तन बना देता है, उनसे सब बर्तन अलग अलग बनते हैं और फिर जब पकाने का नंबर आता है तो सब इकट्ठे ही पकते हैं, तो इन्होंने कुम्हार के चाक का नाम दिया है। एक लड़की है, लड़की की व्यथा को भी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी है। काहे को बिहाए विदेश, लड़की की व्यथा है। एक लड़की कहती है, बालिका अपने एक तरीके से फादर से बोलती है कि काहे को बिहाए विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को बिहाए विदेश, भैया को दियो बाबुल महलो दो महले, यानी कि महल दो महले जो है वो भैया को दे दिए, हमको दियो परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को बिहाए पर विदेश। मुझे लगता है अब आपको इनकी पंक्तियाँ जो है वो काफ़ी आसान लगने लगी होंगी। आगे देखिए, हम तो बाबुल तोरे खोटे की गैया, हम तो बाबुल, वो बालिका कहती है अपने पिता से कि हम तो बाबुल तोरे खोटे की गैया, जित हाके हक जाएं, जित हाके जहाँ भी भेजना चाहे तो वहीं चले जाती हैं, अरे लखिया बाबुल मेरे, काहे को बिहाए विदेश। ठीक है, बालिका की व्यथा है ये, एक लड़की की व्यथा अपने पिता से बोलती है वो। तो आगे भी है इसमें काफ़ी कुछ, लेकिन मैंने बस इतना ही लिया है आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से अगर आपको पंक्ति देखने को मिलेंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से ली गई हैं। तो हर एक की मैंने आपको पंक्ति यहाँ पर समझाई, आपको समझ भी आई होंगी। आगे जो हम इसमें टॉपिक करेंगे वो भक्ति काल होगा हमारा। आदिकाल यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखनी। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप वहाँ पर जाइएगा और सीक्वेंस में आपको सारी क्लास मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से भी प्लेलिस्ट है और DSSB TGT PGT हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से भी आपकी वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको साहित्य की क्लासेस के लिए 2 प्लेलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और अगर आप DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको क्लासेस अवेलेबल करा रही हूँ। अगर आप पहले क्लासेस देखना चाहते हैं, पहले पेपर करा चुकी हूँ मैं,
फिर से भी आपकी जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है तो पीजीटी के मैं सारे पेपर कराऊंगी। ठीक है, अगर कल मेरा भक्ति काल पर पीडीएफ तैयार नहीं होता है तो फिर आपको DSSS पर एक पेपर कराया जाएगा। 2 पेपर करा चुकी हूँ इसके, फिर एक तीसरा पेपर कराया जाएगा। 21 के ही पेपर कर रहे थे हम, उन्हीं का एक तीसरा करेंगे। तो बीच बीच में आपको इस तरीके से पेपर की क्लासेस भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, और आपको फिर साहित्य भी बीच बीच में कंप्लीट कराते रहेंगे। तो जहाँ आपका आदिकाल से या फिर इतिहास ग्रंथ से, लेखन पत्ती से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको वहाँ पर कर पाएंगे। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आदिकाल में। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ भी है चैनल के, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय।